जय हिंद दोस्तों, आपको फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो बताने वाले हैं क्लास 10th का, वो भी साइंस में भौतिकी। साइंस में भौतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर है मेरा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें प्रकाश का परावर्तन को चैप्टर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है, आखिर लाइट हम किसे कहते हैं। देखो, अगर मान लो कोई कमरा है, ठीक है ना, एक घर है कमरा में, ठीक है ना, समझिए घर है और उसमें एक बल्ब लगा हुआ है और रात का समय है। अगर इस बल्ब को बुता दिया जाए और यहाँ पे एक टेबल है, अगर इस बल्ब को बुता, तो क्या इस टेबल को हम देख पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। जब लाइट जल जाता है तो क्या होता है, हमें वो वस्तु दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लाइट के सहायता से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ गए ना। अगर मान लो कि रात के समय में हमें कुछ चीज भी, कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें लाइट नहीं रहता है। इसका मतलब लाइट का जो होगा कि लाइट वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब जब लाइट जला तो हम इस कमरे में जो टेबल है, हम टेबल को देख सके। अगर लाइट नहीं था तो इस टेबल को हम देख नहीं सके। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ होता है लाइट का मतलब लाइट वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। मतलब अगर प्रकाश का परिभाषा, अगर लाइट का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो सबसे आसान भाषा में उसको बता देना है क्या, लाइट या प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकेंगे। समझिए ना। मतलब प्रकाश से देखेंगे हम, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। अब इसमें भी आता है प्रकाश से हम समझ गए। अब देखो, अगर कोई वस्तु, अगर हम बात करें प्रकाश का, अगर बात करें किसका, हम प्रकाश का, प्रकाश किसी न किसी चीज से बाहर होता है या तो उत्सर्जित होता है। समझ गया ना। इसी की मान लो कोई चीज सूरज है, सूरज हुआ, सूरज से क्या हो रहा है, मेरा प्रकाश निकल रहा है। इसका मतलब प्रकाश, देखो, प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु का दो प्रकार होता है। एक होगा प्रदीप्त पदार्थ, और एक होता है अप्रदीप्त पदार्थ। देखो, सिंपल समझना, एक बार समझ। प्रदीप्त पदार्थ वह पदार्थ है जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित मतलब होता है बाहर निकलना। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश या जिस पदार्थ से प्रकाश बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पदार्थ। जैसे कि हो गया इसमें चांद हो गया, सॉरी चांद नहीं, क्योंकि चांद से क्या होता है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर चांद पर पड़ता है, फिर वह प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है।
इसमें क्या होगा, यहाँ पे सूर्य होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, हम देख पाते हैं, ठीक है ना। और फिर होगा जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन होगा, समझे ना। ये सब जो पदार्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रदीप्त पदार्थ। मतलब इन सब पदार्थ से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इसका मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ। और फिर आता है अप्रदीप्त पदार्थ, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त पदार्थ हम उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। जैसे कि ले लो किताब, किताब हो गया, टेबुल, टेबुल, या मतलब और चीज ले सकता है, कुर्सी भी ले सकता है। कुर्सी मतलब हमारे आसपास वह पदार्थ है, वह पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वह क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त पदार्थ। समझ गया ना। इसे हम क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त पदार्थ। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल समझना है। जिससे प्रकाश बाहर निकलता है उसे हम कहेंगे प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता उसे क्या बोलेंगे हम, अप्रदीप्त पदार्थ। ये जो हम प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो प्रदीप्त और वस्तु के बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का अभी आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, मान लो सपोज डैट यहाँ पे सूरज है, ठीक है ना, ये हो गया सूरज मेरा, सन, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश जा रहा है। और एक बात याद रखना है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, समझ गया ना। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अगर मान लो यहाँ से प्रकाश जा रहा है, अगर यहाँ पे कोई कण आ गया, ठीक है ना, कण आ गया, क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश जो है इस पर पड़ेगा। अब तो इधर मतलब पार नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश किसी कण पर पड़ के जब प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, फैल रहा है ना, मतलब किसी वस्तु पे हम लाइट मारे, ठीक है ना, अगर लाइट मारने के बाद उस वस्तु से प्रकाश क्या हो रहा है, चारों ओर फैल रहा है, वह जो कहलाएगा फैलना, प्रकाश का फैलना, वह मेरा क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन। मतलब जब प्रकाश किसी कण पर पड़कर वह प्रकाश चारों ओर प्रकीर्णित होती है या तो फैलता है, वह क्या कहलाएगा मेरा, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझे ना। अगर हमें प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, जब प्रकाश किसी कण पर पड़कर वो चारों तरफ फैल जाते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गया ना। हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जब प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों ओर फैलता है तो इस फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आता है इसकी प्रकाश, हम बोले क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इन सीधी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, तो देखो प्रकाश की क्या, किरण, इसको हम क्या बोलेंगे, किरण। ये जो हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, किरण। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो वो सीधी रेखा में जब प्रकाश जो गमन कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, किरण। समझ गया ना। अब देखो समझ लिए, तो प्रकीर्णन क्या हुआ, जब ऐसे मान लो टॉर्च है, ठीक है ना, टॉर्च है मेरे पास, अगर इस टॉर्च से अगर इस या किसी वस्तु पर या चमकीला वस्तु पर अगर हम लाइट मारेंगे तो क्या होगा, वो उससे टकरा के क्या होगा, प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। वो टॉर्च मारने के बाद जो लाइट गया उसके बाद जो प्रकाश चारों ओर फैला, मतलब प्रकाश जब किसी कण से टकराकर या पदार्थ से टकराकर चारों तरफ फैलता है तो उस फैलने की क्रिया को, मतलब जो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके या कण से टकरा करके जो फैल रहा है ना, उस
क्रिया को, फैलने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम? प्रकीर्णन। अब आता है किरण। किरण, देखो किरण क्या बोलेंगे? एक सरल रेखा में प्रकाश, देखो जैसे कि ये वह सूरज, सूरज से प्रकाश निकल रहा है सरल रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में निकल रहा है। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। समझ गया ना? समझ गया? अब आता है किरण पुंज। किरण पुंज, पुंज मतलब होता है समूह। एक हुआ किरण और एक हुआ किरण पुंज। देखो किरण होगा मतलब अकेला किरण, एक किरण हुआ, समझ गया ना? क्या हुआ? किरण हो गया। वही जब किरण बहुत मात्रा में एक साथ हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? किरण पुंज। जैसे कि ये हुआ है ना, मतलब किरण यहाँ पे नहीं है, मतलब कि कितना किरण, मतलब अनेकों किरण है। समझ गया ना? मतलब किरण पुंज, ये हुआ किरण, इसका पुंज का मतलब होता है समूह, मतलब किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। मतलब एक किरण हुआ ये वाला, और जब यही किरण पुंज बहुत सा किरण हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। इसलिए किरण पुंज को हम लिख सकते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज। और यह किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ये किरण पुंज है कितने प्रकार का होता है मेरा? 3 प्रकार का। देखो एक होता है सारी किरण पुंज, किरण पुंज। एक होगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और एक होता है मेरा समांतर किरण पुंज। देखो यहाँ पे समझना, शब्द पे ध्यान देना। अगर शब्द को अगर सही से समझ जाएगा ना तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है किरणों के समूह को, मतलब किरण के झुंड को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। जब किरण क्या हो रहा है? मिलना, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? अभी मतलब मिलना, या क्या बोल रहा है? अभी सारी किरण पुंज। जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अभी सारी किरण पुंज। देखो क्या हो रहा है? मतलब एक बिंदु पे क्या हो रहा है? आके मिल रहा है। ऐसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे हम क्या बोलेंगे? अभी सारी किरण पुंज। अब आता है मेरा अपसारी किरण पुंज। अप मतलब होता है फैलना। क्या होता है? मतलब फैलना, मतलब जब किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल रहा हो, समझिए ना? तो क्या हो रहा है? मतलब एक बिंदु से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल के फैल रहा है। मतलब अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज है जो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो समझ गया? अब आता है समांतर किरण पुंज। देखो शब्द से ही आ रहा है समझ, मतलब वह किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। बस आसान है। देखो ये क्वेश्चन क्या होता है कि उत्तरी में पूछा जाता है, अगर अच्छे से अगर समझ लेगा अभी ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ घर में एक बार 2 बार देख लेना, याद इजीली हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। किरण पुंज पता है किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब आता है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार का हुआ मेरा? 3 प्रकार का। अगर कोई पूछे तो किरण पुंज कितने प्रकार का होता है तो सीधा बोल देना किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और
समांतर किरण पुंज। अभिसारी मतलब, अभी का मतलब होता है मिलना, मतलब जब किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिल रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब आता है अपसारी किरण पुंज, मतलब वैसा किरण पुंज, देखो अप मतलब होता है फैलना, इसलिए इसका जो परिभाषा होगा, वह किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे क्या बोलेंगे हम, अपसारी किरण पुंज। अब आता है किरण पुंज, इसके शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, समझ गए ना, जो क्या बोलेंगे हम, समांतर किरण पुंज। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना आसान से, अब कितना आसान बताए बताओ। अप मतलब होता है फैलना और किरण पुंज मतलब पता ही है, किरणों का समूह, मतलब वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे क्या बोलेंगे हम, अपसारी किरण पुंज। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पारदर्शी पदार्थ, ये प्रकाश चैप्टर में, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर में किरण पुंज और उसके भेद के बाद आता है ये मेरा पारदर्शी पदार्थ। अगर आप भारतीय भवन किताब पढ़ रहे होंगे तब उसमें क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ, उसके बाद आता है पारभासी पदार्थ, उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ। आखिर इन तीनों पदार्थ में क्या क्या अंतर है, क्या अंतर है, अगर पूछिए सिंपल में क्या अंतर, देखो सिंपल समझना है। पारदर्शी मतलब, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं और प्रकाश भी क्या हो उसके आर पार चला जाए, मतलब एक ये हो गया शीशा, ये पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या हो, क्योंकि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाती हो उसे क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी पदार्थ। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, कांच, कांच, कांच से क्या होगा कि प्रकाश एकदम अच्छे तरीके से क्या होगा, पार हो जाएगा। कांच हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ जल, ये सब क्या कहलाएगा मेरा, पारदर्शी पदार्थ। इसका मतलब सिंपल समझ लेना है पारदर्शी पदार्थ को, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए, हम उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। देखो उसमें किताब में जो भाषा लिखा है ना, उस भाषा में अगर क्वेश्चन को अगर आंसर, अगर परीक्षा हॉल में आंसर अगर किताबी भाषा को लिखेगा तो उसमें क्या होता है कि देखो वहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब जो तुमने किताब पढ़ के समझा या टीचर के थ्रू से समझा उसे मतलब अपने भाषा में लिखना है, ठीक है ना। ये नहीं किताब में लिखा है जिस तरह उसी तरह उसको रट लो और उसको छाप दो। उसमें क्या होता है कि जब जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको उसके पढ़ने से उसको पता चल जाता है कि तुमने किताब से रट लिया है, ठीक है ना। अगर जब उसके अगर रट लिया है मतलब तुमको ये इसके बारे में कुछ समझ में नहीं है तो वहाँ पर टीचर भी क्या करता है, थोड़ा सा कम नंबर देता है। अगर वही अगर अपने भाषा में अगर लिखेगा तो उसमें क्या होगा कि टीचर को थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो विद्यार्थी है इसको समझ है इन सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए उसने क्या किया, अपने भाषा में लिखा है। क्या होता है उसमें, क्या होता है कि नंबर कटने का चांस कम होता है और नंबर अधिक मिलता है, समझ गया ना। ये देखो क्या है, पारदर्शी पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो,
उसे क्या बोलेंगे हम? पारदर्शी पदार्थ। अब आता है पारभासी। इसमें तो क्या कहते हैं, हल्का हल्का पार होगा, पूरा नहीं, हल्का हल्का पार होगा, पूरा पार नहीं होगा। जैसे कि कागज लेना, ठीक है ना, पेपर ले लेना और उसको तेल में भिगा देना और क्या करना, रात में टॉर्च जलाना, देखो लाइट होगा पार, लेकिन बहुत हल्का हल्का पार होगा, समझिए ना। पारभासी मतलब वे पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार हो, पूरी तरह से पार नहीं हो, मतलब पूरा प्रकाश पार नहीं होगा, उसमें हल्का हल्का प्रकाश पार होगा, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम? पारभासी पदार्थ, समझिए ना। अब आता है अपारदर्शी। अब देखो समझ सकता है, अपार, पार मतलब दूसरे साइड, दर्शी मतलब वह पदार्थ जिसके होकर प्रकाश पार नहीं हो पाती है, समझिए ना, कि अगर प्रकाश पार नहीं हो पाती है उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। मतलब देखो, अपारदर्शी मतलब वह पदार्थ जिसके उस पार में क्या क्या है उसे हम देख नहीं सकते, ये भी बोल सकते हैं ना। वो होता है नहीं, पार मतलब होता है किसी चीज के पार, दर्शी मतलब देखना, मतलब जो जिस पदार्थ के हम उस पार को हम नहीं देख सकते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उससे लाइट भी पार नहीं होगा, समझे ना। क्योंकि लाइट देखो, अगर मान लो ये कॉपी है, समझ गया ना, ये कॉपी है, हम इसके पार देख नहीं सकते हैं, मतलब क्या बोल रहा है? ओ पारदर्शी, ओ मतलब होता है नहीं, पार मतलब होता है इसके पार, दर्शी मतलब देखना, मतलब इसके पार हम देख नहीं सकते, तो यह स्वाभाविक बात है कि इसके थ्रू मतलब इस इधर यहाँ से हम लाइट जलाएंगे तो लाइट भी पार नहीं होगा, समझिए ना, क्योंकि लाइट के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब तक किसी वस्तु से टकराकर लाइट हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, जब तक हम उस वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं, समझिए ना। ऐसे समझो, ये है कमरा, ठीक है ना, यहाँ मतलब लाइट नहीं है, समझिए ना, और यहाँ तुम मतलब जहाँ तुम यहाँ खड़ा है यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब इस वस्तु को तुम देख नहीं सकता है, क्योंकि इस वस्तु पर जो लाइट पड़ रहा है वो लाइट तुम्हारे आंख तक नहीं पहुंच रहा है, समझिए ना। हमको वही वस्तु दिखाई देता है जिस पे प्रकाश पड़ के और वह प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी उस वस्तु को हम देख सकते हैं। यहाँ कहता है अपारदर्शी पदार्थ, मतलब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं होता हो उसे क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शी पदार्थ। इन तीनों में अंतर अक्सर पूछा जाता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखें पलट के तो ये तीनों में अंतर पूछ देगा, या तो बोल देगा कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में क्या अंतर है, या आप इससे क्या समझते हैं, या उसमें कुछ अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोई भी पदार्थ का दे देगा, ऑप्शन लिख देगा और पूछ देगा कि यह कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी। देखो इसमें क्या होगा, इसलिए पारदर्शी में क्या हो जाएगा, कांच सोल्जर हो गया, और भी हो सकता है आदि, और होगा पारदर्शी में क्या होगा, तेल से भींगा हुआ पेपर भी लिख सकता है, और भी लिख सकता है घिसा हुआ कांच। देखो अगर कांच को हम किसी पत्थर पे या ईटा पे अगर घिस देंगे ना, तो उससे भी क्या होगा, प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? पारभासी। अब आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में जैसे कि टेबल हो गया, किताब हो गया, दीवार हो गया आदि, ये सब क्या लगेगा मेरा? अपारदर्शी मतलब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो पाती हो, उसे क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शी पदार्थ। जो आता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं सॉरी,
प्रकाश का परावर्तन, उसे हम क्या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले एक शब्द को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, किरण आरेख। आरेख क्या होता है? किरण आरेख देखो, किरण आरेख जैसे कि अगर मान लो कोई प्रकाश, लाइट निकला, सूरज है ये, यहाँ से प्रकाश आया और किसी वस्तु से टकरा के क्या हो गया? वापस लौट गया। मतलब प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले रेखा क्या कहलाएगा? किरण आलेख आरेख कहलाएगा। मतलब प्रकाश जिस पथ से होते हुए गुजर रहा है, उस पथ को अगर हम किसी लाइन से दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। समझ गए ना? इससे एक सिंपल शब्द है, ये कोई पूछ भी सकता है, इसलिए आप सीख लो। अब उसके बाद आता है प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एकदम ध्यान से समझना है भैया, ये पूछा जाता है कभी कभी। देखो, यहाँ से मान लो सूरज है, यहाँ से क्या है? सूरज से प्रकाश निकला, ये एक सतह है, परावर्तक सतह या चमकीला सतह। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से सूरज निकला, फिर क्या हुआ कि इस पदार्थ से टकरा कर फिर वापस चला गया, है ना? क्या हो गया? वापस चला गया। यह जो घटना कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। मतलब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है, उस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाते हो, उसी मार्ग में ना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हो, जिस माध्यम से आया था प्रकाश, फिर उसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। या तुम ये भी बोल सकता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती हो, उस लौटने की घटना को क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। समझ गया ना? इसलिए आसान समझना है। अगर मान लो कि मतलब ऐसे समझो, अगर एक घर में छोटा वाला होगा ऐना, ले लेना है ना, और जब सुबह या जब सूरज मतलब उग जाए तो क्या करना है? सूरज के पास में से लाना, ठीक है ना? देखो, सूरज से जो लाइट आएगा ना, सूरज से लाइट जो आएगा वो आईने दर्पण से टकरा के फिर क्या होगा? दूसरे साइड में चला जाएगा। तो आप बचपन में कभी किए होंगे, सुना ना, शीशे को लेके जब धूप में खड़ा होकर के किसी के आँख पे उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता होगा और उसका आँख थोड़ा सा मतलब उसको के लिए किए होंगे कभी। वही कहलाता है, क्या कहलाता है वह जो घटना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब सूरज का लाइट क्या हुआ? दर्पण पे पड़ के, दर्पण से फिर क्या हुआ? टकरा करके फिर क्या हुआ? लौट गया। इस घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का एक नियम होता है, मतलब किस नियम के थ्रू लाइट किसी सतह पर पड़ता है और फिर किस नियम के थ्रू वापस लौट जाती है, उसका एक नियम होता है, उसे बोलते हैं परावर्तन
का नियम, नियम देखो उसका दो नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम लिया, देखो ऐसे लिखो, पूरा लिख दो। प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखो इसका दो नियम होता है। एक पहले देखो समझो, एक मान लो सतह है, ठीक है ना, ले ली सतह। ये जो सतह क्या है, परावर्तक सतह है। मतलब परावर्तक सतह क्या तरह बोलते हैं, जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ये हो गया परावर्तक सतह, समझिए ना। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण पड़ता है, ठीक है ना, और ये बिना पड़ करके क्या होता है कि वापस लौट जाती है। क्या हुआ, प्रकाश की किरण पड़ के वापस लौट गया। पड़ गया। अब देखो समझो, इसमें और होता है, जैसे बीच में भी एक लाइन देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। देखो इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है, कोण ना, कोण बन रहा है, और एक ये कोण बन रहा है। इसको मान लेते हैं हम कोण आई, इसको मान लेते हैं कोण आर। यह जो किरण हुआ, मतलब दर्पण या सतह पर टकराने वाली किरण क्या कहलाएगा मेरा, आपतित किरण। आपतित किरण, और सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। और ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, और ये हो गया मेरा ये हो गया आपतन बिंदु, और ये हो गया आपतन कोण। आपतन कोण, और ये हो गया मेरा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, देखो आपतित किरण किसे कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और देखो अब समझना, आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण ये हुआ, और ये क्या पड़ रहा है, इस बिंदु पर पड़ रहा है ना, यह जो मेरा बिंदु कहलाएगा क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु, समझ गए ना। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, जो क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा मेरा, अभिलंब। और समझो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। समझिए ना। मतलब देखो आपतित किरण हुआ, और एक क्या हुआ, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। सिंपल समझना है, आने वाली किरण क्या कहलाएगा मेरा, आपतित किरण, समझिए ना। और दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता हो उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और आपतित
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपतित किरण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तब आप जाके समझ पाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। क्योंकि यह प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम है, ये सब वो दोनों नियम की इसी पे मतलब इसी पर आधारित है। जब तक इन सबों के बारे में आप नहीं जानेंगे, जब तक आप प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में कभी नहीं जानेंगे। अगर आपतित किरण के बारे में अगर हमको कोई पूछे क्या बोलना है, सिर्फ आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। क्योंकि दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण क्या कहलाता है मेरा, परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, समझिए ना। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये क्या हो गया, लंब खींच रहे हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहला गया मेरा, अभिलंब। और देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अब आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। देखो फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, ध्यान से सुनना, एक बार में याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखो है ना, आपतित किरण ये हो गया, और ये परावर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों देखो एक ही है ना। यही हो गया फर्स्ट नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम में पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण I बराबर कोण R होगा, मतलब ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यही हो गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। एक नियम क्या बोले हम, ध्यान से सुनना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यह तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर है ना। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए एक बार देख लेना चाहिए। क्योंकि देखना कि याद कर लेना, याद हो जाएगा, हो गया होगा याद, क्योंकि इतना अच्छे से समझाने के बाद कोई भी बच्चा याद कर लेगा। कोई भी वो अगर हम जिस तरह हम समझाए उस तरह अगर 5 क्लास या 4 क्लास वाले को समझा दें तो फिर भी ये याद कर लेगा। ओके, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ये हो गया इन लोगों का परिभाषा। अब आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर होता है। और क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया दूसरा नियम, दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर। अब आगे का जो है बचा है प्रतिबिंब, फिर वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, फिर कि वस्तु को कितने दूरी पर, फिर आता है दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर
अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन सबको भी एकदम अच्छे से समझाएंगे पूरा, मतलब सबसे आसान भाषा में, ताकि आपको सीधे आपके दिमाग में घुस जाए। समझ गया ना। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, जो मेरे गांव के आसपास है, अभी भी टाइम है कि वो मेरे कोचिंग एक बार ज़रूर विजिट करें, वो भी सबसे कम फी में 300 रुपये में आपको दो जा रहा है। एक टाइम में सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे आपको पूरी डिटेल एकदम अच्छे से, जितने बार आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उतने बार आपको समझाएंगे। समझ गया ना। और सेकंड टाइम में जो पढ़ाएंगे आपको साइंस और हिंदी हो गया, फिर संस्कृत हो गया, फिर हो गया सोशल साइंस भी हो गया, उन सबको। और छठ पूजा से लेकर जनवरी के बीच में ये आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ गया ना। इसलिए अगर आप मेरे कोचिंग कि मतलब मेरे गांव के आसपास या मेरे गांव के आसपास के लोग अगर हैं, मुझे देख रहे हैं, तो श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चरिया विद्यालय के पास में ही है, आप एक बार जरूर विजिट करके देख सकते हैं। और वो भी सबसे कम फीस में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फीस कितना है, कहीं पे 400 फीस है, कहीं पे 500 फीस है, अधिक फीस है। और एक खुशखबरी और, जब आप 10th का एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपको फ्री में जितना टाइम आपके पास बचेगा, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना, उसमें फ्री में आपको स्पोकन इंग्लिश का बेसिक क्लास आप लोगों को दूंगा। क्योंकि आपको देखो, इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाले हैं। बहुत से छात्र ऐसे भी है मेरे गांव के आसपास में, जिसे 10th में चला गया, लेकिन उसको 12th में भी चला गया, लेकिन उसको भी इंग्लिश का रीडिंग देने के लिए नहीं आता। अब सोचिए अगर वो आगे चल के अगर वगैरह या बैंकिंग वगैरह का अगर क्लास लेता है या कंपटीशन का तैयारी करता है, तो वहाँ पे उसको कितनी बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि एसएसएल हो गया, सीडीएस हो गया या बैंकिंग हो गया, उस सब में इंग्लिश पूछा जाता है, और पूछा ही नहीं जाता, आपको इंग्लिश आएगा ऐसे में, उसको समझ करके लिखना भी होता है, और अच्छे से मतलब आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी के बारे में। अगर इंग्लिश अगर सीख लेते हैं अभी, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे जाके आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और उस बात तो अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप एसएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपका बेस ही आपका क्लियर नहीं रहेगा, आपको इंग्लिश रीडिंग ही नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे। और अगर आपका छोटा भाई भी पढ़ रहा है, 6 क्लास 3 क्लास या 3 क्लास या 0 क्लास से लेते हैं, 1 क्लास से लेते हैं, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास में जितने भी छात्र सुन रहे हैं, एक बार जरूर आप मतलब कहीं मेरे से पढ़िए या किसी और टीचर से पास पढ़िए, लेकिन इंग्लिश रीडिंग या इंग्लिश पढ़ना जरूर सीखिए, ताकि आप आगे आपको कहीं वही अगर 12th अगर 10th के बाद अगर साइंस लेते हैं, आपको साइंस लेकर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे भी आपको जैसे भागलपुर हो गया, पटना हो गया, 12th करने जाएंगे साइंस से, तो आपको जो मैथ होगा, अगर जो टीचर अच्छा होगा, मतलब स्टैंडर्ड टीचर होगा, जो टीचर होता है बड़ा टीचर, वहाँ पे आपको हिंदी में मैथ नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश में ही पढ़ाएगा मैथ। उसके लिए वहाँ पे भी दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। आप जिस टीचर में पढ़ते हो उस सर को बोले कि आपको इंग्लिश रीडिंग करने के लिए सिखाइए और ट्रांसलेशन वगैरह भी बनाने के लिए सिखाइए। समझिए ना। और बहुत सारी दिक्कत है, आप मेरे से मत पढ़िए, और भी टीचर है वहाँ पे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी सर को बोले कि हमको भी इंग्लिश का स्पेलिंग या रीडिंग देना जरूर सिखाइए। अगर आपका छोटा भी भाई है जो अभी 3 क्लास में पढ़ता है, 4 क्लास में पढ़ता है, उन सबको अगर आप भेजना चाहते हो, तो वही से अभी क्या होगा, 3 से इंग्लिश रीडिंग देने के लिए सिखाएंगे, ताकि वो 10th में उसको 10th आते वो इतना इंग्लिश जान ले, ताकि कोई 2 व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहा है तो इंग्लिश में थोड़ा उसे समझ ले। हमने बोला कि पूरा ही इंग्लिश सीखना है, पूरा नहीं सीखना, हल्का सीखना, जितना काम चल जाए। और इसमें होंगे जो मेरे गांव के आसपास में चरिया विद्यालय में जो इंग्लिश में भाषण दिया था इस बार 26 जनवरी में, वह सारा छात्र मेरा ही था, मेरे ही कोचिंग का, और दूसरे कोचिंग का कोई भी छात्र ने इंग्लिश में भाषण दिया नहीं था।
इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए, एक बार विश्वास करके जरूर एक बार आए। और सबसे कम फीस है, और क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक 200 रुपया है। क्या बोले, क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक 200 रुपये, और 10th में 300 रुपये। 300 रुपये में कितना टाइम, 2 टाइम पढ़ाएंगे। इसलिए एक बार ज़रूर विजिट करें, खास करके इंग्लिश और मैथ और साइंस अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, जरूर एक बार विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।